मैं सुनील जी, खाँटी बिहारी, शुद्ध भारतीय, आप समस्त बिहार के छात्रगण जो कि इंटरमीडिएट 12वीं कक्षा में अध्ययनरत हैं, उनके लिए एक शानदार लेक्चर सीरीज आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। और ये जीव विज्ञान के अध्याय तीसरे में मानव में जनन चैप्टर का प्रथम भाग है। इसको मैं दो भागों में प्रस्तुत कर रहा हूं। चूंकि ये वीडियो लेक्चर थोड़ा बड़ा ना हो जाए और आप में रोचकता बनी रहे, इसलिए मैंने इसको दो भाग में आपको प्रस्तुत कर रहा हूं। आइए प्रथम भाग। लेकिन इससे पहले मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप बिहार में चाहे पटना में अध्ययनरत हों, चाहे बिहार के किसी भी जिला में अथवा किसी गांव में आप अध्ययनरत हों, आप मेरे YouTube चैनल जिसका नाम ही है सुनील जी खाँटी बिहारी, इसको सब्सक्राइब कर ले। ये बिल्कुल फ्री चैनल है, किसी भी तरह का कोई भी शुल्क आपको नहीं लगेगा। इसे सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन बटन को दबा ले, और मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको बेहतरीन लाजवाब लेक्चर सीरीज आपको प्रस्तुत करूंगा। आइए सबसे पहले कि मैं सामान्य जानकारी के रूप में कि मानव में जनन में कि मानव सजीव प्रजक है, अर्थात मानव माने जिंदा, जिसको कहते हैं कि लिविंग ऑर्गन्स को ही जनरेट करता है। सजीव जिसमें जीवन होता है, जीवंता होती है, उसको ये आपको प्रजनक है। दूसरा जरायुष प्राणी है। जरायुष प्राणी कहते हैं कि प्लेसेंटा में उसका जन्म होता है। जब किसी भी बच्चे का प्रसव होता है तो वो प्लेसेंटा में लपेटा रहता है और प्लेसेंटा तब फटता है, और उसके बाद उस बच्चे का वो पृथ्वी पर पहले बार उसका आगमन या उसको वातावरण से उसका मिलन होता है। तो उसको हम जरायुष प्राणी कहते हैं कि प्लेसेंटा के अंदर लपेटा हुआ वो रहता है। तो मानव सजीव प्रजक है और जरायुष प्राणी है। अगला आप जानकारी आप ये रखें कि पुरुष में शुक्राणु होता है और स्त्री में अंडाणु बनता है। स्त्री जनन पथ में शुक्राणुओं का स्थानांतरण होता है और इस स्थानांतरण को हम लोग वीर्य सेचन भी कहते हैं, वीर्य सेचन। और अगला जो आपको ध्यान में ये बातें रखनी है कि पुरुष और स्त्री के युग्मक का जो संलयन होता है, संलयन मेल, उसको हम लोग इसमें जंतु शास्त्र की भाषा में निषेचन भी कह सकते हैं। तो उससे जैगोट का निर्माण होता है, और जैगोट का निर्माण होता है। जैगोट के निर्माण के बाद कोरक पुटी, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ब्लास्टोसिस, अर्थात भ्रूण से ठीक पहले की स्थिति, भ्रूण से ठीक पूर्व की स्थिति, उसकी रचना होती है। फिर भ्रूणीय परिवर्धन होता है, अर्थात कि गर्भावधि काल में वो आ जाता है, और फिर इसके बाद शिशु का जन्म या उसको हम कह सकते हैं प्रसव होता है, और प्रसव की घटना घटित होती है। आपने शब्द सुना होगा कि प्रसव या प्रसव कक्ष। हॉस्पिटल में प्रसव कक्ष बना रहता है जहां पर महिलाओं को प्रजनन कराने के लिए लाया जाता है, और वहां पर बच्चे की जीवन भी सुरक्षित रहती है, और बच्चे की मृत्यु दर कम करने में प्रसव कक्ष में प्रजनन की एक बहुत बड़ी भूमिका है। इसलिए सरकार भी कहती है कि कहीं से भी, चाहे गांव की महिला हो, अनपढ़ महिला हो, कम पढ़ी लिखी महिला हो या शहर की महिला हो, तो वो प्रसव कक्ष में प्रजनन होने से बच्चे के लिए उस समय तत्काल यदि किसी भी तरह की चिकित्सा की भी जरूरत है तो त्वरित उसको उपलब्ध हो जाती है। वहीं से आपका प्रसव या प्रसव कक्ष, ये आपने शब्द सुना होगा। प्रसव मीन्स बच्चे का जन्म लेना। अब आइए, वृद्ध पुरुष में शुक्राणु आजीवन बनना जारी रहता है, लेकिन स्त्री में अंडाणु का निर्माण 50 वर्ष के आयु के लगभग समाप्त हो जाता है। इसको हम इस रूप में समझ सकते हैं कि यदि पुरुष 80 वर्ष का भी है, यदि हम उसको 21 वर्ष के महिला से हम विवाह कर देते हैं, हालांकि ये बेमेल शादी है, ऐसा होना नहीं चाहिए, ये गलत है, लेकिन यदि विवाह कर देते हैं तो उस स्थिति में संतान उत्पन्न हो सकता है, संतान प्रजनन वो वृद्ध कर सकता है और संतान हो सकता है। लेकिन यदि महिला की उम्र 75 वर्ष की हो और पुरुष का उम्र 21 वर्ष के आसपास हो, तो वहां पर संतान प्रजनन की कोई भी संभावना नहीं रहेगी, क्योंकि स्त्री में 50 वर्ष के आयु के आसपास अंडाणु का निर्माण
समाप्त हो जाता है, इसलिए वहां पर आपकी संतान प्रजनन की कोई भी संभावना, दूर दूर तक इसकी संभावना नहीं होगी। इसलिए पुरुष में, संक्षेप में मैं ये कहना चाहूंगा कि पुरुष में संतान जन्म देने की क्षमता उसके शुक्राणु की उपस्थिति के कारण सदैव बनी रहती है। अब आइए पुरुष जनन तंत्र। पुरुष जनन तंत्र ये पेल्विक रीजन में होता है। पेल्विक रीजन कहते हैं दो जंघाओं के बीच, जिसको हम श्रोणी क्षेत्र भी कहते हैं, वो वहां पर अवस्थित रहता है। इसमें एक जोड़ा वृषण, वृषण यदि आपको न समझ में आ रहा है तो इसको अंडकोश भी कहते हैं सामान्य भाषा में, सहायक नलिका की एक जोड़ा ग्रंथियां तथा बाह्य जननेंद्रियां शामिल होती हैं। तो शरीर में जो वृषण होता है, अंडकोश, वो पेट के निचले भाग में दो जंघाओं के बीच मलद्वार से थोड़ा ऊपर एक थैली में अवस्थित होती है। इस थैली को हम लोग वृषण कोश और इसको हम लोग स्क्रोटम भी कहते हैं अंग्रेजी में, उसमें यह अवस्थित होती है। वृषण कोश का तापमान, वृषण का तापमान 2 से 2.5 डिग्री या 2 से 2.5 डिग्री कम कर देता है। इससे क्या होता है कि शुक्राणु जनन में सहायता मिलती है। यदि ये 2 से 2.5 डिग्री का ताप कम न करता तो शायद शुक्राणु जनन में बाधाएं होती। इसलिए ये ताप नियंत्रण करने में, ताप को कम करने में इसकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। तो वृषण अंडाकार होता है, इसकी लंबाई लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर की होती है और चौड़ाई 2 से 3 सेंटीमीटर की होती है। और ये एक सघन आवरण में ढका होता है। प्रत्येक वृषण में लगभग 250 कक्ष होते हैं, अत्यंत महीन कक्ष, जिसको कहते हैं हम टेस्टिकुलर भी कहते हैं, या अंग्रेजी में उसको हम लोग लोबुलस भी कहते हैं, लोब्यूलस जिसको हम कह सकते हैं, या टेस्टिकुलर इसको कहते हैं। और शिश्न, जिसको अंग्रेजी में हम लोग पेनिस कहते हैं, ये पुरुष की बाह्य जननेंद्रियां हैं। यह एक प्रकार का, हम लोग कह सकते हैं कि यह एक प्रकार का एक विशेष उत्तक से बना होता है। और इसमें एक खास रहती है कि शिश्न के में यदि रगर हो, उद्घर्षण हो, तो इसमें ये कड़ा होकर के खड़ा हो जाता है। इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं इरेक्शन। और इससे वीर्य सेचन सुगमता पूर्वक होता है, सुगमता पूर्वक। तो ये कई पुरुष में खास उम्र के बाद एक इसमें इरेक्शन की समस्या चले आती है। इसको हम इरेक्टाइल डिस्फंक्शन भी कहते हैं, जिसके लिए वो चिकित्सा के लिए भी जाते हैं। और एक खास उम्र के बाद ये स्वाभाविक भी इसमें उसमें थोड़ी बहुत इसमें कमजोरी आती है। आइए, शिश्न का जो अंतिम भाग होता है वो थोड़ा सा बढ़ा हुआ भाग होता है और इसको हम लोग शिश्न मुंड कहते हैं, या इसको अंग्रेजी में ग्लांस पेनिस कहते हैं। ये एक ढीला त्वचा रहता है, से ढका रहता है। कुछ धर्म में तो इसके अग्रभाग को काट देते हैं, जिसको हम लोग ग्रामीण भाषा में खतना भी कहते हैं। कुछ धर्म में ऐसा प्रचलित है, उसको काट करके हटा दिया जाता है। तो पुरुष लिंग की सहायक ग्रंथियों में एक जोड़ा शुक्राशय और एक प्रोस्टेट। प्रोस्टेट आपने ग्रंथि का भी नाम सुना होगा। कुछ वृद्ध व्यक्ति एक खास उम्र के बाद प्रोस्टेट ग्रंथि में थोड़ी वृद्धि भी होती है, और प्रोस्टेट कैंसर एक खतरनाक बीमारी भी होती है। खतरनाक बीमारी भी होती है जो खास उम्र के बाद वो बढ़ने लगता है, और यदि अनियंत्रित होकर के बढ़ रहा है तो प्रोस्टेट कैंसर की संभावना रहती है। और एक जोड़ा उसमें बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि होती है। बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि क्या है? तो इस बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि से शिश्न से स्नेहन को हम लोग कहते हैं लुब्रिकेंट्स। तो लुब्रिकेशन, जिसको आप लुब्रिकेशन यदि ना समझ रहे हैं तो ये ठीक ग्रीस की तरह रहता है। खास करके संभोग के समय में, मैथुन के समय में ये एक लुब्रिकेशन का काम करता है और मैथुन और संभोग को सुगम बनाता है, सरल बनाता है, और इसमें किसी भी तरह का कष्टदायी अवयव को वो सदैव के लिए हटा देता है और उसको आनंदप्रद बनाता है। अब अगली आप जानकारी जाने स्त्री जनन तंत्र। स्त्री जनन तंत्र में ध्यान रखिएगा कि स्त्री जनन तंत्र के अंतर्गत
एक जोड़ा अंडाशय, एक जोड़ा अंडवाहिनी और एक गर्भाशय, जिसको हम लोग यूटेरस भी कहते हैं। अंडवाहिनी का अंग्रेजी शब्दावली है ओविडक्ट, और अंडाशय को ओवरी अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं। और एक गर्भाशय ग्रीवा, जिसको अंग्रेजी में सर्विक्स भी कहते हैं। आप देखिएगा कि आप सर्वाइकल कैंसर का भी नाम सुने होइएगा। ये गर्भाशय ग्रीवा में होने वाले कैंसर को सर्विकल कैंसर भी कहते हैं। और गर्भाशय, यदि बहुत सारी महिलाओं को ऐसा होता है कि एक खास उम्र के बाद उनके गर्भ में डिफेक्ट चला आता है या गर्भाशय का कैंसर भी हो जाता है, तो उस स्थिति में डॉक्टर क्या करते हैं, उनके यूटेरस को, गर्भाशय को निकाल देने ही में भलाई समझते हैं, और इससे उनकी जान बचने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। तो आइए इसमें, और अंत में हमने कहा कि एक जोड़ा अंडाशय ओवरी जिसको कहा, एक जोड़ा अंडवाहिनी ओविडिक्ट जिसको कहा, एक गर्भाशय यूटेरस जिसको कहा अंग्रेजी में, एक गर्भाशय ग्रीवा जिसको सर्विक्स कहा, और एक योनि अंग्रेजी में उसको वेजाइना कहते हैं। ये सब मिलकर के बाह्य जननेंद्रियां में शामिल है। बाह्य जननेंद्रियां भी उसमें, और एक बाह्य जननेंद्रिया को भी हम एक अलग ही मान लेते हैं पार्ट। ये सब मिल करके स्त्री जनन तंत्र की रचना करते हैं। और ये सभी जितने भी अंग हैं वो सब एक जोड़ा स्तन ग्रंथि, जो वक्ष स्थल पर होता है, मेमोरी ग्लैंड से संयोजित होते हैं। और ये खास करके प्रसव के बाद इसमें ध्यान रखिएगा कि स्तन ग्रंथियों में कुछ ऐसे हार्मोन्स का संचालन होता है जिसके कारण बच्चे के दुग्धपान में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। और ध्यान रखिएगा, स्तन ग्रंथि में जिस हार्मोन के संचरण के कारण स्तन ग्रंथि में दूध उतरती है, यह पुरुष में नहीं होता है। नहीं तो शायद पुरुष भी अपने बच्चे को दूध पिला सकता था। ईश्वर की नायाब रचना है, अल्लाह की नायाब रचना है कि वो स्त्री में ही इन्होंने मातृत्व का सुख दिया है। वही प्रसव कर सकती हैं, वही बच्चे को जन्म देती हैं, और वही दुग्धपान करा सकती हैं। पुरुष को ये सुख प्राप्त नहीं होता है। पुरुष पिता हो सकते हैं। आज तक शायद ही आपने सुना होगा कि कोई पुरुष गर्भवती हुआ होगा, आपको हंसी भी पैदा होगा, और कोई पुरुष किसी बच्चे को दूध पिलाता होगा। आप शायद ये भी सुन करके हंसेंगे, ऐसा संभव ही नहीं है, क्योंकि उस हार्मोन का स्राव ही नहीं होता है पुरुष में, ये महिला में ही संभव है। और सृष्टि का जो ये निर्माण है और ईश्वर की जो ये नायाब रचना है, ये शायद मनुष्य को, और इस हम कह सकते हैं कि हमारे लिए एक बहुत बड़ा जिज्ञासा का विषय है। अब आइए कि जब इसमें ये सभी अंग जब संयोजित होते हैं, तो इसके फलस्वरूप क्या होता है कि अंडोत्सर्ग होता है, जिसको अंग्रेजी में ओवुलेशन कहते हैं। निषेचन होता है, जिसको अंग्रेजी में फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और फिर सगर्भता की स्थिति आती है, जिसको प्रेगनेंसी कहते हैं। और शिशु जन्म और उसके बाद होता है, और फिर शिशु का देखभाल माता और पिता मिलकर के करते हैं, और फिर शिशु इस दुनिया में अपना उम्र आगे बढ़ करके और संपूर्ण मानव के रूप में विकसित होने लगता है। आइए, तो अंडाशय स्त्री की प्राथमिक लैंगिक अंग है, और जो स्त्री में युग्मक, खास करके अंडाणु या ओवम, इसमें कई प्रकार के स्टेरॉयड हार्मोन उत्पन्न करते हैं। और ये पेट के निचले भाग में दोनों ओर एक एक अंडाशय रहते हैं। अंतर सिर्फ इतना है कि पुरुष का, जिसको हम कहते हैं वृषण अंडकोश, वो बाहर रहता है, और स्त्रियों में अंडाशय ये पेट के, इसको हम कह सकते हैं कि उदर के निचले भाग में अंदर ही होता है। जो स्त्री की जनन इसमें तंत्र है, वो अंदर में ही अंडाशय वो रहता है। इस अंडाशय की भी लंबाई 2 से 4 सेंटीमीटर की होती है। यह गर्भाशय से लिगामेंटस के द्वारा जुड़ा होता है। और अगला जो आपको जानकारी आपके पास होनी चाहिए कि गर्भाशय केवल एक होता है। इसको ग्रामीण भाषा में बच्चादानी भी कहते हैं। और मैंने आपको पूर्व में ही बतला दिया है, जो कई महिलाओं को एक खास उम्र के बाद उनकी बच्चादानी में इन्फेक्शन हो जाता है, और कई तो ऐसा भी होता है कि गर्भाशय का कैंसर की यदि संभावना रहती है तो उसको निकाल भी दिया जाता है। और एक मैं
इस पर आपको एक रोचक जानकारी देना चाहूंगा कि बिहार में तो एक बार घटनाक्रम हुई थी कि कुछ डॉक्टर ने बीमा गलत ढंग से प्राप्त करने के लिए महिलाओं को, स्वस्थ महिला का भी बच्चादानी उसमें निकालने का कुकर्म किया, कुकृत्य किया। हालांकि डॉक्टर भगवान के स्वरूप होते हैं, लेकिन कुछ डॉक्टर में इस तरह की लोभ और लालच आने के कारण बाद में बिहार सरकार ने इस पर जांच किया और कई डॉक्टर इसके कार्रवाई के भी जद में आए। गर्भाशय में 3 परत होता है। 3 परत, बाहरी परत को झिल्ली में, पतली झिल्ली में बाहरी परत जो होता है उसको परिगर्भाशय कहते हैं। परिगर्भाशय, जिसको अंग्रेजी में पेरीमेट्रियम भी कहते हैं। परी मीन्स बाहर और गर्भाशय तो जानते ही हैं। और फिर बीच का जो स्तर होता है उसको हम लोग मायोमेट्रियम कहते हैं, गर्भाशय पेशी स्तर कहते हैं। और आंतरिक जो ग्रंथिल स्तर होता है उसको गर्भाशय अंतः स्तर कहते हैं, इसको एंड्रोमेट्रियम कहते हैं। खास करके आर्तव चक्र जो होता है, आर्तव चक्र यदि आपको न समझ में आवे तो इसको हम लोग मेंस्ट्रुम साइकिल भी कहते हैं। न यदि आपको समझ में, तो मेंस भी सामान्य इसको भाषा में कहा जाता है। उस दौरान जो गर्भाशय के अंतः स्तर में जो चक्रीय परिवर्तन होता है उसके ही कारण जो है स्त्रियों में एक या लड़कियों में मेंस आना होता है। अब आइए, स्त्री के बाह्य जन इंद्रियों के अंतर्गत जो आते हैं वो जघनशैल, इसको अंग्रेजी में कहते हैं मोन्स प्यूबिस, बृहद भगोष्ठ अंग्रेजी में कहते हैं लेबिया मेजोरा, लघु भगोष्ठ अंग्रेजी में कहते हैं लेबिया माइनोरा, और योनिच्छद अंग्रेजी में कहते हैं हाइमेन, और भगशेप, इसको अंग्रेजी शब्दावली इसकी है क्लिटोरिस। ये होता है। योनि का जो द्वार होता है वो एक पतली झिल्ली के उसमें रहता है जिसको हम योनिच्छद कहते हैं। और ये योनि का द्वार ये आंशिक रूप से ढका होता है। और भगशेप एक छोटी सी, जिसको क्लिटोरिस भी अंग्रेजी में कहते हैं, एक छोटी सी उंगली नुमा संरचना होती है जो मूत्र द्वार के ऊपर 2 बृहत भगोष्ठ के ऊपरी मिलन बिंदु के बीच अवस्थित रहती है। उसको छूने से महिलाएं उत्तेजित हो जाती हैं, लड़कियां उत्तेजित हो जाती हैं, तो उसको ही क्लिटोरिस कहते हैं। और योनिच्छद जो होती है प्रायः संभोग के दौरान ये जो पतली झिल्ली होती है ये फट जाती है और कुछ रक्तस्राव भी इसमें आमतौर पर पहले संभोग के दौरान हो सकता है। लेकिन ये कभी कभी तेज धक्का या साइकिल चलाने से भी, साइकिल से गिरने से भी ये फट जाता है। इसलिए ये कहना कि ये कौमार्ज की जांच है, योनिच्छद का फटना संभोग के समय पहली संभोग के समय रक्तस्राव का होना, ये सही नहीं है और इसको विज्ञान नहीं मानता है। क्योंकि योनिच्छद की जो झिल्ली होती है वो आपको सामान्य तेज धक्का या साइकिल से गिरने से या साइकिल की ठोकर लगने से इससे भी फट सकता है। ये कौमारस्ता की पहचान नहीं है। और कभी कभी ग्रामीण पृष्ठभूमि में ऐसे भी पुरुष वर होते हैं कि जो किसी कारणवश यदि महिलाओं में इसमें प्रथम संभोग के समय यदि रक्तस्राव को नहीं पाते हैं तो उन्हें यह होता है कि उनके चारित्रिक, वो उस महिला या उस लड़की के चारित्रिक या चरित्र को शक के दायरे में लाते। ये बिल्कुल गलत है, विज्ञान के रूप से बिल्कुल गलत है, ये सही नहीं है। और इससे किसी भी महिला और लड़की के बारे में हम लोग चारित्रिक स्थिति का पता करने के लिए पैमाना नहीं मान सकते। ये एक मूर्ख भरी सोच है। तो इस तरह से पार्ट 1 में मैं सुनील जी आपसे यहीं विदा ले रहा हूं। पुनः मैं आपको पार्ट 2 लेकर के बहुत जल्दी आपको आऊंगा। मानव के जनन का भाग 2 लेकर के जल्दी आऊंगा और फिर वहां पर आपको शेष जानकारी दूंगा। लेकिन इससे पहले मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप चाहे कहीं से भी बिहार की इंटरमीडिएट के 12th कक्षा में किसी भी संस्थान से अध्ययनरत हैं, अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन आप इस लेक्चर सीरीज को सुन करके जबरदस्त आपको लाभ मिलेगा, जबरदस्त आपको इससे, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको 80 से 90% अंक आने में इसकी विशेष भूमिका रहेगी। चाहे आप कहीं से तैयारी करते हो, चाहे आप पटना जिला से हो, दरभंगा जिला से हो, मुजफ्फरपुर से हो, आरा से हो, बांका से हो, जमुई से हो, और चाहे आप मुजफ्फरपुर से हो, चाहे आप
सीतामढ़ी से हो, अररिया से हो, कटिहार से हो अथवा गरीब गांव से हो, आप इस YouTube चैनल जिसका नाम ही है सुनील जी खाटी बिहारी, इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन दबा लें ताकि जब जब मैं वीडियो अपलोड करूं आपको त्वरित जानकारी मिल जाए। धन्यवाद। मैं सुनील जी आपसे यहीं विदा ले रहा हूं और फिर मैं आपको मानव जनन के अगले भाग में शायद कल ही मैं इसको डाउनलोड कर दूंगा और उसमें आपसे मिलूंगा। धन्यवाद।